हमने कल प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर देखा था। आज हम प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिका में कौन सी कोशिका बड़ी है व कौन सी कोशिका छोटी है, इसके बारे में देखते हैं। देखो, आकार से संबंधित तथ्य है कि कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है। यूकैरियोटिक कोशिका का आकार प्रोकैरियोटिक कोशिका की तुलना में 10 गुना बड़ा होता है। तो हम प्रोकैरियोटिक कोशिका में देखते हैं सबसे छोटी कोशिका, मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होगी? माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी कोशिका है थियोमार्गरिटा, जो कि एक जीवाणु है। ठीक है। उसी प्रकार यूकैरियोटिक कोशिका में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होगी? हरी शैवाल है, जिसे हम ओस्टरियोकोकस कहते हैं। ठीक है। फिर जंतु कोशिका में सबसे छोटी देखें तो क्यों होगा? शुक्राणु है। इसके अलावा अगर शुक्राणु के अलावा अगर ये ऑप्शन हो, जैसे ग्रेनुलर सेल जो कि अपने अनुमस्तिष्क में पाई जाती है, तो यह सही माना जाता है। इन दोनों में से एक होना चाहिए, पर दोनों ही ऑप्शन हो तो दोनों में से शुक्राणु को उपयुक्त माना जाता है। सबसे बड़ी कोशिका को देखो, सबसे बड़ी कोशिका जो पादप में कौन सी है? एसिटाबुलेरिया, जो कि एक कोशिकीय हरी शैवाल है। उसी प्रकार जंतु कोशिका में सबसे बड़ी कौन होगी? शतुमुर्ग। और मनुष्य में कौन सी है? अंडाणु है, यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है। और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होगी? तंत्रिका कोशिका। अब हम देखेंगे पादप और जंतु कोशिका में अंतर। पादप और जंतु कोशिका में अंतर देखेंगे। मैंने डायग्राम शो कर दिया है, डायग्राम को देखते हुए हम अंतर निकाल करते हैं। देखो, अगर हम प्लांट सेल, ये तो हो गई प्लांट सेल और ये हो गई अपने जंतु कोशिका, ठीक है। अब हम देखते हैं डायग्राम से देखकर दोनों में अंतर करते हैं कि पादप कोशिका व जंतु कोशिका। ठीक है। पादप कोशिका में देखते हैं कि सबसे पहले जो आवरण पहले देखते हैं कोशिका भित्ति। आपको यहाँ देखने को मिलती है, यहाँ पर कोशिका भित्ति नहीं है। यानी कि प्लांट सेल में अपन को क्या देखने को मिलेगी? सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति। जंतु कोशिका में एब्सेंट होगी। ठीक है। उसी प्रकार हम यहाँ पर देखें प्लांट सेल में आपको ये दिखाई दे रहा लवक। यहाँ पर अपन लवक क्या होता है कि एक तरह से एक क्लोरोफिल होता है जो कि पादपों में भोजन निर्माण का कार्य करता है, जबकि जंतु में ऐसा नहीं होता। यानी कि जो प्लांट हरे होते हैं या फिर हरे पादपों में पाया जाता है, क्या लवक होता है। तो प्लांट सेल में आपको देखने को क्या मिलेगा? लवक प्रेजेंट होगा और जंतु कोशिका में एब्सेंट होगा। ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ देखने को और भी अंतर दिखाई देगा। देखो, जंतु कोशिका का केंद्रक और पादप कोशिका का केंद्रक। पादप कोशिका का केंद्र कहाँ दिखाई देगा आपको? परिधि की ओर, परिधि या परिधि की ओर, किनारे की तरफ होता है मतलब। और यहाँ जो केंद्र कहाँ होगा? मध्य में होता है। परिधि की ओर क्यों होता है? क्योंकि रिक्तिका का आकार बड़ा होता है, तो उसके दबाव के कारण केंद्रक परिधि की ओर चला जाता है। क्योंकि रिक्तिका के दबाव के कारण रिक्तिका के दबाव कारण, यानी कि रिक्तिका क्या होगा? आकार बड़ा होगा। ठीक है। इसके अलावा
अब हम देखते हैं कि हमें ये दिखाई दे रही है रिक्तिका, और यहाँ पर रिक्तिका कैसी है, छोटी, यानी कि रिक्तिका कैसी होगी, यहाँ पर बड़ी होगी और यहाँ छोटी होगी। ठीक है। इसके अलावा देखें अपन कि हमें एक संरचना दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये जो दिखाई दे रहा है सेंट्रोसोम, इसे अपन क्या बोलेंगे, तारका है। और यहाँ जंतु कोशिका, पादप कोशिका में आपको तारका है अपसेंट दिखाई देती है, यानी कि यहाँ पर क्या होगी, तारकाएं अपसेंट होती है, यानी कि अनुपस्थित, और यहाँ उपस्थित होती है। ठीक है। अब हम देखते हैं पादप कोशिका में भोजन, पादप कोशिका में भोजन, इसमें यहाँ पर भोजन, पादप कोशिका में भोजन देखें तो अपन स्टार्च के रूप में पाया जाएगा, भोजन स्टार्च के रूप में। ठीक है। और जंतु कोशिका में जो संचित भोजन होगा वो ग्लाइकोजन और वसा के रूप में है। यहाँ पर जो भोजन होगा ग्लाइकोजन व वसा के रूप में, वसा के रूप में। ठीक है। इसके अलावा अगर अपन देखें, एक और होती है स्पिरोसोम्स होते हैं, जो सूक्ष्म काय होते हैं, जो अपन को कहाँ किस में देखने को मिलते हैं, ये पादप कोशिका में देखने को मिलेंगे। स्पिरोसोम उपस्थित होते हैं और एनिमल सेल में अनुपस्थित होते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर अपन देखें कोशिका विभाजन, पादप कोशिका में जो कोशिका विभाजन होगा कोशिका पट के द्वारा होगा, और जंतु कोशिका में खाज के द्वारा होता है। ठीक है। कोशिका विभाजन कोशिका पट के द्वारा होता है, जो केंद्र से किनारों की ओर होता है, जो केंद्र से किनारों की तरफ, किनारों की ओर होता है। देख कोशिका विभाजन के समय इसमें जो किसके द्वारा होता है, कोशिका पट के द्वारा। ये क्वेश्चन आता है कि प्लांट सेल में विभाजन किसके द्वारा, किस मेथड के द्वारा होता है, कोशिका पट के द्वारा होता है। ठीक है। और ये जो विभाजन होगा केंद्र से किनारों की ओर, यानी कि अगर हमें जैसे एक सेल की बात करें, ये सेल है, तो यहाँ जो केंद्र होगा तो केंद्र से क्या होगा, पट की ओर, तो यहाँ से क्या विभाजन हो जाएगा, केंद्र से धीरे धीरे किनारों की ओर, केंद्र से किनारों की, यानी कि केंद्र से धीरे धीरे किनारों की ओर ये सेल डिवाइड हो जाती है। उसी प्रकार जंतु कोशिका में देखें तो इसमें क्या, खाज के द्वारा विभाजन खाज द्वारा दो भागों में हो जाता है, भागों हो जाता है। तो इसमें जो होगा ये कैसे होगा, किनारे से केंद्र की तरफ, यहाँ तो कैसे था, केंद्र से किनारों की तरफ, और यहाँ होगा किनारे से केंद्र की ओर। यह
किनारों से केंद्र की ओर होता है। जैसे कि ये सेल है तो ये खांच का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये कोशिका पट और ये खांच का फॉर्मेशन। तो खांच कहाँ हो रहा है? किनारों से केंद्र की ओर। तो इससे कोशिका कितने भागों में बट जाती है? 2 बराबर भागों में बट जाती है। ये अपने पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर होते हैं। इसके अलावा और कोई केंद्र अंतर नहीं है। हमने लवक देख लिया, लवक इसमें प्रेजेंट होता है, प्लांट एनिमल सेल में एब्सेंट होगा। और केंद्र जो कि परिधि की ओर होता है, और रिक्तिका इसमें बड़ी होती है, इसमें छोटी होगी। इसमें तार का अनुपस्थित होगा, इसमें उपस्थित होगा। भोजन प्लांट सेल में स्टार्च के रूप में होता है, और यहाँ ग्लाइकोजन वसा के रूप में होता है। स्पिरोसोम प्लांट सेल में उपस्थित होते हैं, जो कि है कि ये माइक्रोब्स बॉडी होती है, यानी कि सूक्ष्म काय होते हैं, जो कि प्लांट सेल में उपस्थित होते हैं। एनिमल सेल में ये अनुपस्थित होता है। कोशिका विभाजन कोशिका पट के द्वारा होता है, यहाँ खाज के द्वारा होता है, ठीक है। और इसके अलावा यह केंद्र से किनारों की ओर होता है, और यह है किनारों से केंद्र की तरफ होता है, ठीक है। अब हम एक सेल का वर्णन करते हैं। अब हमने देखो अंतर देख लिया, अब इनके हम यूकेरियोटिक सेल का अंतर देखते हैं। किसी एक सेल का वर्णन करते हैं। यूकेरियोटिक कोशिका। कोई भी कोशिका के हम एक बाहरी संरचना का वर्णन करते हैं कि इसमें कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली और जितने भी सेल ऑर्गन, ये सब क्या क्या पाए जाते हैं, ठीक है। देखो यूकेरियोटिक कोशिका की अगर अपन बाहरी संरचना से देखें तो यूकेरियोटिक कोशिका में बाहरी संरचना से देखें तो इसमें निम्न भाग होते हैं, कई भागों में होते हैं। पहले देखें तो पहला जो भाग होगा क्या होगा? कोशिका भित्ति होगी, ठीक है। दूसरा रसधानी या रिक्तिका, ठीक है। तीसरा होगा सजीव भाग, ठीक है। सजीव भाग में, सजीव भाग को फिर 2 भागों में बांटेंगे अपन। सजीव भाग को फिर 2 भागों में बांटेंगे। एक तो होगा कोशिका द्रव्य भाग, दूसरा केंद्रक द्रव्य भाग, ठीक है। कोशिका द्रव्य भाग में आ जाएगी कोशिका झिल्ली, ठीक है। अब कोशिका झिल्ली से यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे कोशिकांग, ठीक है। अब कोशिकांग भी बहुत सारे पाए जाते हैं। कोशिकांग कौन कौन से देखने को मिलेंगे अपन को? सिंगल मेम्ब्रेन, एक झिल्ली युक्त कोशिकांग, एक झिल्ली सिंगल मेम्ब्रेन, यानी कि एक झिल्ली युक्त कोशिकांग, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, और तीसरा है झिल्ली रहित कोशिकांग। क्वेश्चन आता है यहाँ से कि निम्न में से कौन सा कोशिकांग झिल्ली रहित है
कौन सा दोहरी झिल्ली युक्त है और कौन सा एक झिल्ली युक्त कोशिका है। देखो सिंगल मेम्ब्रेन जो सेल ऑर्गन होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गन की बात करें अपन, सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गन में आ जाएगा अपने, एक तो आएगा गोल्जिकाएं, ठीक है, गोल्जिकाएं आ गया, और इसके अलावा अंतःप्रद्रवी जालिका, ठीक है, और इसके अलावा एक और है जिसे अपन बोलते हैं आत्मघात की थैली, लाइसोसोम, ठीक है, और इसमें और है सूक्ष्मकाएं, नेक्स्ट इसके सूक्ष्मकाएं, ठीक है, सूक्ष्मकाएं में निम्न पाए जाते हैं, कौन कौन से पाए जाएंगे, एक तो स्पीरोसोम, दूसरा परऑक्सीसोम, तीसरा ग्लाइऑक्सीसोम, ठीक है, वो ये चीज़ें पाई जाती है सिंगल मेम्ब्रेन में, यानी कि एक झिल्ली कोशिकाओं कौन कौन से हैं, गोल्जिकाएं, अंतःप्रद्रवी जालिका, लाइसोसोम, ठीक है, और एक और आता है सूक्ष्मकाएं। सूक्ष्मकाएं में निम्न भाग होते हैं, जैसे कि यानी कुछ पार्टिकल्स बोल सकते हैं, कुछ नलिका टाइप संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें स्पिरोसोम, परऑक्सीसोम और ग्लाइऑक्सीसोम कहते हैं। दोहरी झिल्ली कोशिकाओं में आ जाएंगे अपने माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा प्लेस्टिड यानी कि लवक, ठीक है। देखो केंद्रक भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, क्योंकि केंद्रक भी दोहरी झिल्ली कोशिकांग होता है, और यहाँ झिल्ली रहित में आएगा अपने राइबोसोम और एक सेंट्रोसोम, ठीक है। हमने क्या देखा है कि यूकेरियोटिक कोशिका की संरचना का अध्ययन किया हमने, सबसे पहले कोशिका भित्ति, रसधानी, ठीक है, फिर इसमें हम जो भाग पाया जाएगा उसे सजीव भाग कहेंगे। सजीव भाग में कितने भाग होंगे, देखो अगर एक सेल के डायग्राम की बात करें अपन, ये तो हो गई, ये तो भाग है कोशिका भित्ति का, ठीक है। फिर रसदानी, हमने एक चीज़ देखी थी प्लांट सेल में, एक बड़ी सारी एक होल टाइप संरचना देखी थी, इसे हम क्या बोलेंगे, रसदानी या रिक्तिका कहेंगे। फिर इसका जो सजीव भाग आएगा, ये वाला मटेरियल, इसमें अपन दो भागों में बांटते हैं, ठीक है, दो भाग बांटेंगे, ठीक है। एक तो हो जाएगा कोशिका द्रव्य भाग, यानी कि एक तो कोशिका के अंदर पाए जाने वाला द्रव्य भाग, और दूसरा केंद्रक द्रव्य भाग, यानी कि केंद्र के अंदर पाए जाने वाला द्रव्य भाग, ठीक है। ये चीज़ें हमने पढ़ी। अब कोशिका द्रव्य भाग में अपन क्या देखने को मिलेगी, तो कोशिका झिल्ली में अपन को देखने मिलते हैं, एक तो एक झिल्ली युक्त कोशिकांग, एक कोशिकांग में एक झिल्ली युक्त कोशिकांग, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, झिल्ली रहित कोशिकांग। एक झिल्ली युक्त यानी कि सिंगल मेम्ब्रेन, ये क्वेश्चन आता है कि निम्न में से एक झिल्ली युक्त कोशिकांग है, गोल्जिकाएं, अंतःप्रद्रवी जालिका, लाइसोसोम, स्पिरोसोम, प्रोक्सीसोम, ग्लाइकोसोम, सूक्ष्मकाएं आदि। डबल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड है, और मेम्ब्रेनलेस, अगर मेम्ब्रेनलेस की अगर अपन बात करें तो राइबोसोम है, सेंट्रोसोम है, ठीक है। हम नेक्स्ट इसकी बात कर रहे थे कि केंद्र द्रव्य भाग में कौन कौन ऑर्गन पाए जाएंगे। केंद्रक द्रव्य भाग में क्या आएगा, देखो यहाँ क्या क्या आएगा, यहाँ आएगा अपने केंद्रक कला देखने को मिलेगी अपन को। इसके अलावा केंद्रिक देखने का मिलेगा अपन को, केंद्रिक देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्रोमेटिन
जाल, जिसे अपन आगे जाके क्या बोलेंगे, गुणसूत्र बोलेंगे, ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब हम किसी एक सेल ऑर्गन की बात करें। सबसे पहले हम सबसे छोटा ले लेते हैं ताकि जल्दी हो जाए। हम सबसे पहले देखते हैं राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम, देखो राइबोसोम की अगर अपन बात करें तो राइबोसोम को सबसे पहले देखा था एक क्लाउड नामक वैज्ञानिक ने देखा था। सॉरी, एक बार राइबोसोम से पहले हम इसकी सेल वॉल देखना भूल गए। सेल वॉल देखते हैं, इसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम कोशिका भित्ति को देखते हैं। देखो कोशिका भित्ति की अगर अपन बात करें तो कोशिका भित्ति अगर याद हो तो हमने पढ़ा था कि कोशिका भित्ति मतलब एक पादप का एक भारी संरचना यानी कि छाल को अपन ने क्या बोला था, कोशिका का, जो कि एक मृत कोशिका थी। तो कोशिका भित्ति भी अपन उसी को ही कहेंगे। ठीक है, तो कोशिका भित्ति की अगर अपन खोज की बात करें तो इसके खोजकर्ता कौन है? खोज करता है इसके रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, इसकी खोज करता है रॉबर्ट हुक। ठीक है, देखो इसके अलावा जो कोशिका भित्ति है ये कहाँ कहाँ पाई जाएगी। देखो ये मिलेगी अपन को पादपों, शैवालों, पादपों, शैवालों, कवकों की कोशिकाओं को यह निर्जीव पारगम्य निश्चित आकार प्रदान करती है। देखो ये पादपों, शैवालों, कवकों की कोशिकाओं, ठीक है, को यह आकार प्रदान करती है। इसके अलावा इसकी विशेषता की बात करें तो ये निर्जीव है, पारगम्य है। ठीक है, कोशिका भित्ति कैसी होगी? कोशिका भित्ति निर्जीव है प्लस पारगम्य है। हमने देखा था कि जो मृत कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। किस रूप में खोजी थी? एक स्पेनिश ओक के वृक्ष की छाल के रूप में। तो वो यही है, छाल यही है, कोशिका भित्ति को ही हम छाल बोलेंगे। जो कौन सी थी? निर्जीव बोल सकते हैं इसे आप, या फिर मृत कोशिका बोल सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट कुछ एक पॉइंट है कि जो पादप युग्मक होते हैं, पादप युग्मों पर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अगर इनमें कोशिका भित्ति पाई जाएगी तो फिर इन युग्मकों में संलयन नहीं होगा, यानी कि फर्टिलाइजेशन संभव नहीं है फिर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि किस किस में कौन सी भित्ति पाई जाती है। हम देखते हैं पहले पादप की कोशिका भित्ति। पादप की कोशिका भित्ति
पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज व पेक्टिन की बनी होती है। ठीक है, पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज, हेमीसेल्यूलोज व पेक्टिन की बनी होती है। उसी प्रकार शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज, सेल्यूलोज व हेमीसेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज व पेक्टिन की बनी होती है। सेम वही है, शैवाल की कोशिका भित्ति आ गई। अब हम देखते हैं कवक की कोशिका भित्ति। कवक की कोशिका भित्ति सेलुलोज, सेलुलोज, सेलुलोज व काइटिन की बनी होती है। सेलुलोज व काइटिन की बनी होती है। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम जीवाणु की कोशिका भित्ति की बात करें, जीवाणु की कोशिका भित्ति म्यूकोपेप्टाइड, म्यूकोपेप्टाइड, म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। ठीक है, ये कुछ पादपों में या कुछ जीवों की भित्तियाँ हैं। जैसे पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज, हेमीसेल्यूलोज व पेक्टिन, शैवाल की सेलुलोज, हेमीसेल्यूलोज व पेक्टिन, कवक की सेलुलोज व काइटिन, जीवाणु की म्यूकोपेप्टाइड या फिर पेप्टिडोग्लाइकेन, कभी कभार ये भी नाम आता है पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। यहाँ लिख देते हैं की भित्तियाँ। ठीक है, अगर हम कोशिका भित्ति की कार्य की बात करें तो इसका कार्य क्या होगा? कार्य इसका पादप को सुरक्षा, आधार व आकार प्रदान करना। ठीक है, यह है कोशिका भित्ति। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसमें क्या होता है कि कोशिका भित्ति का ये भाग है। अगर हम देखें तो कोशिका भित्ति में आपको मध्य पटलिका, प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीय कोशिका भित्ति, ये काफ़ी लेंथी हो जाता है, तो हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे क्योंकि ये लेवल के एग्जाम में पहुंच जाता है। जनरल साइंस के तौर पे सिर्फ इतना ही याद रखना है कि किस जीव की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। इसके अलावा एक चीज़ और है कि मध्य पटलिका, मिडिल लेमिला जो होती है मध्य पटलिका, उसमें भी कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं, वो भी कोशिका भित्ति का ही भाग है। देखो मध्य पटलिका, ठीक है, मिडिल लेमिला जिसमें कहते हैं। देखो मध्य पटलिका में आपको क्या देखने को मिलेगा? 90% तो इसमें आपको मिलेगा कैल्शियम पेक्टेट, कैल्शियम पेक्टेट व 10% मैग्नीशियम पेक्टेट, कैल्शियम व मैग्नीशियम पेक्टेट। ठीक है, कैल्शियम व मैग्नीशियम पेक्टेट से निर्मित स्तर जब दो पादप कोशिकाओं के मध्य पाए जाते हैं तो वो क्या कहलाता है? मध्य पटलिका। देखो मध्य पटलिका का निर्माण, मध्य पटलिका का निर्माण, मध्य पटलिका का निर्माण सेल प्लेट, अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, सेल प्लेट से होता है।
ठीक है। अभी हमने थोड़े मध्य पटलिका देखा, तो मध्य पटलिका में क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट पाए जाते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट के कारण ही फल जब मैच्योर नहीं होते हैं तो कठोर होते हैं। कच्चे फल कठोर होते हैं क्योंकि इनमें कैल्शियम व मैग्नीशियम पेक्टेट पाए जाते हैं। कच्चे फल कठोर क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें कैल्शियम मैग्नीशियम के पेक्टेट पाए जाते हैं, इसलिए ये कठोर होते हैं। कठोर होते हैं। और जब जब ये पेक्टिनेट विकर मध्य पटलिका का विघटन कर देते हैं, जब ये पेक्टेट घुल जाते हैं तो फल सॉफ्ट या कोमल, मृदु जिसे अपन बोलते हैं, मृदु हो जाते हैं। ठीक है। कैल्शियम पेक्टेट के कारण ही फल अधिक कठोर होते हैं, और जब यही पेक्टेट मेडिला लेमिला को जिसका मेडिला लेमिला को विघटन कर देते हैं, या फिर ये पेक्टेट खुल जाते हैं, तो फल कैसे हो जाते हैं, सॉफ्ट, कोमल या मृदु हो जाते हैं, जिससे हमें मुलायम दिखाई देते हैं, जिससे पके फल मुलायम होते हैं। ठीक है, यह है कोशिका भित्ति की कुछ बेसिक जानकारी। अब हम आगे देखेंगे